हमने कार्य आरंभ किया। यहाँ पर हमारे भारतीयों की संख्या उस समय 52% थी, अब तो ये 38% रह गई है। तो 52% थी तो बहुत सी समस्याएं थी और लोगों का ये विश्वास हो चला था, उनकी संभावनाएं थी कि 10 वर्ष में यहाँ पर भारतीय संस्कृति विलीन हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे कि कुछ अन्य यहाँ पर द्वीप ऐसे हैं, छोटे छोटे देश जैसे कनाडा है, ऐसे कुछ और द्वीप हैं, उनमें भी भारतीयों की जो अस्मिता है अब नहीं है। भारतीय केवल वो नाम मात्र के हैं, केवल आकृति मात्र के हैं, केवल छवि मात्र के हैं, किंतु उनकी संस्कृति भारतीय नहीं है, वो भारतीय नहीं है। ऐसी स्थिति ट्रिनिडाद की भी होने वाली थी। तो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उस समय लोग बहुत भयभीत थे जो भारतीय संस्कृति से संबंधित थे। तो ऐसे समय में मेरा आगमन हुआ और ये इस समय ट्रिनिडाद स्वयं एक बालक जैसा था स्वतंत्रता के क्षेत्र में, क्योंकि इस ट्रिनिडाद को 1962 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी अगस्त में। तो ये भी बहुत नया देश था। इनके पास अपना कुछ नहीं था उस समय। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ये सारी जो चिन्ह थे यहाँ विद्यमान थे। तो ये देश भी उठकर खड़ा होने की तैयारी कर रहा था, अभी उठकर खड़ा नहीं हो पाया था। ऐसे समय में भगवान मुझे इस देश में लाया, तो मैंने यहाँ पर लोगों की आवश्यकता को समझा और अपना कार्य आरंभ किया। यहाँ पर ये भारतीयों का आगमन हुआ 1845 ईस्वी से। वैसे तो सूरीनाम में 1848 ईस्वी में और गयाना 1837 से 38 ईस्वी में आए, लेकिन यहाँ पर 1845 ईस्वी में आए ये भारतीय श्रमिक भारत से। उनका पहला जो जलयान था वो 21 फरवरी 1845 ईस्वी को कलकत्ता के बंदरगाह से चला और यहाँ पर 30 मई 1845 ईस्वी को यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन में पहुँचा। तो वहाँ से बहुत से लोग चले थे, लेकिन रास्ते में, मार्ग में वो सब काल के ग्रास होते चले गए। तो यहाँ पर जो पहुँचे थे लोग, उसमें केवल 216 लोग थे, जिसमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। और वो अपने साथ जो लाए थे वो बड़ा ध्यान देने की बात है। अब देखिए प्रेम हमारे हिंदुस्तानियों का, वो अपने साथ क्या लाए थे? रामायण का गुटका लाए थे छिपा के, वो रामायण की पोथी लाए थे छिपा के, वो हनुमान चालीसा लाए थे कंठस्थ करके, और कुछ लोग तोता मैना किताबें भी लाए थे। तो जब उनसे पूछा गया, यहाँ पर तो इतनी उनको समस्या नहीं हुई, लेकिन फिजी में जब पूछा गया ये पुस्तकें क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें जो है रामायण क्या गए, तो ये प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी है। तो उनका प्रेम कहानी है तो ठीक है ले जाओ। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा ये कैसी बात? उन्होंने कहा, मैंने कहा प्रेम कहानी तो है। अरे रामायण है क्या? रामायण प्रेम कहानी तो है। प्रेम जो है भाई भाई के प्रति प्रेम, माता और पुत्र के प्रति प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, और गुरु और शिष्य का प्रेम, और मित्र से मित्र का प्रेम, और शत्रु से भी प्रेम करना, ये सब रामायण सिखाती है। तो ये उनका कहना ये असत्य नहीं था कि रामायण एक प्रेम की पुस्तक है, एक प्रेम प्रसंग की पुस्तक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे भारतीय लोग जो आए वो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वो कुछ थोड़ी सी ये पोथी जिसे कहते हैं बाँचना, वो बाँच लेते थे। उनको कोई अध्ययन नहीं था, उनको कोई मनन नहीं था, उनके अंदर कोई चिंतनशीलता नहीं थी, उनके पास कोई उपाधि नहीं थी, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, किंतु उनके पास एक भावना थी, एक भक्ति थी श्री राम के प्रति, हनुमान के प्रति, भारत के प्रति। और उसके कारण वो यहाँ पर आए, बसे, और उन्होंने इस देश को स्वर्ग बना दिया। ये बात ध्यान देने की, हमारे भारतीय जहाँ भी गए उन्होंने उन देशों को स्वर्ग बना दिया। विशेष रूप से जो 5 देश जो सबसे ऊपर उभर कर आते हैं, जिसे हम भारतवंशी कहते हैं,
तो भारतवंशी तो अब सारे संसार में है, जिसे अंग्रेजी में इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, उसे हिंदी में भारतवंशी कहते हैं। तो भारतवंशी इसमें करीब 22 लाख से अधिक भारतवंशी भारत से बाहर हैं। तो ये 5 देश जो थे, ये फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, ये 5 देशों की कथा बिल्कुल अलग है। ये बड़े देश हैं और इन देशों में काफ़ी संख्या, पर्याप्त संख्या में, प्रचुर मात्रा में भारतीय यहाँ आए और कुछ वापस चले गए, अधिकांश लोग यहीं बस गए। तो वो अपने साथ जो भाषा लाए थे, एक बात और ध्यान है कि यहाँ पे देखिए, लोग कहते हैं कि यहाँ पर भोजपुरी के लोग आए, भोजपुरी बोलते थे। ये एक सामान्य विचारधारा है। इस बात पे लोग जिसको देखो, जिस समालोचक को देखो, जिस किसी विचारक को देखो, लेखक को देखो, वो कहता है ट्रिनिडाड के लोग थे, मॉरिशस में लोग थे, वो सब भोजपुरी बोलते थे। अरे भाई, जो पंजाब से आया वो भोजपुरी कैसे बोलेगा? जो मद्रास से आया वो भोजपुरी कैसे बोलेगा? जो बंगाल से आया वो भोजपुरी कैसे बोलेगा? जो महाराष्ट्र से आया वो भोजपुरी कैसे बोलेगा? ये सोचने की बात है। भोजपुरी 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 सब लोगों ने लगा दिया। अरे उन लोगों ने किस प्रकार की, क्योंकि अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश आए थे, बिहार से आए थे, तो बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भोजपुरी केवल आजमगढ़ के पास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे बोली जाती है। तो इन लोगों ने यहाँ पे जो जितने भी समालोचक हैं, जितने भी जो अन्वेषक हैं, जो उन लोगों ने अपनी विचारधारा दी कि ट्रिनिडाड भोजपुरी भाषा बोलती है, भोजपुरी भाषा मुख्य थी। लेकिन मैं तो स्वयं देखा आया कर अपने आप कि आप सोचिए, जो व्यक्ति जहाँ पर कि पंजाब के लोग हैं, बम्बई के लोग हैं, जहाँ पर चेन्नई मद्रास के लोग हैं, जहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, जहाँ आंध्र प्रदेश के लोग हैं, जहाँ उड़ीसा, जहाँ बंगाल के लोग हैं, जहाँ पर बिहार के लोग हैं, वहाँ पे एक भाषा चल सकती है? कभी नहीं चल सकती एक भाषा। तो इस प्रकार से भाषा के आदान प्रदान के लिए एक नई भाषा गढ़ी है। जैसे कबीर की भाषा को कहते हैं, जिसमें सारे प्रदेशों के बहुत सी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, तो उस भाषा को कहते हैं सदुक्खड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा या पंचमेल भाषा। तो यहाँ पर जो बोली जाती थी भोजपुरी या हिंदी का जो रूप था, वो मिक्स्ड, जो मिश्रित भाषा थी। तो उस मिश्रित भाषा से जो हुआ, तो उसमें ये बात समझित थी अधिकतर जो क्रियापद थे वो भोजपुरी के होते थे, लेकिन जो संज्ञा पद थे, जो कि अन्य जो विशेषण और जो अव्ययपद थे, वो सारे के सारे हिंदी के थे। इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतया हिंदी भाषा थी, ना हम ये कह सकते हैं पूर्णतया भोजपुरी भाषा थी। आज भी बहुत से लोग मिलने वाले, मेरे कई शिष्य लोग हैं, वो उस तरह की भोजपुरी अभी भी बोलते हैं, वो पूरी बात कर सकते हैं भोजपुरी में। लेकिन वो भोजपुरी इसको कहना जो बिहार की भोजपुरी है, वो ये भोजपुरी नहीं है। इसको जो है, मैंने इसको खिचड़ी भाषा कहा, मैंने अपने लेख में लिखा और मैं उसको मानता हूँ। और मैंने आपके सामने तर्क भी उपस्थित किया कि वो तर्क की जो विभिन्न प्रांतों के लोग कैसे एक भाषा बोल सकते थे। उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया और वो भाषा आज भी चलती है। हमारे जो पंडित थे, हमारे जो वयोवृद्ध लोग थे, उन्होंने कुटियों में रह के हिंदी को जीवित रखा। उन्होंने रामायण की चौपाइयों के द्वारा हिंदी को जीवित रखा। उन्होंने हनुमान चालीसा के द्वारा हिंदी को जीवित रखा। उन्होंने तोता मैना की कहानियों के द्वारा हिंदी को बनाए रखा। तो ये हिंदी की जड़ तो उनसे बनी थी। तो मैं जब यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पर कोई पढ़ाने की विशेष व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जो भी अधिकारी आए या मेरे पश्चात भी जो आए, वो अधिकतर लोग ऑफिस में बैठ के, कार्यालय में बैठकर, पोर्टास्पेन में बैठकर अपनी भाषा से जो कुछ कर सकते थे, सेवा, मौखिक सेवा कर सकते थे, उन्होंने की। किंतु मैं जब आया तो मेरे मन में तो एक लगन थी, एक भावना थी कि मुझे ईश्वर ने चांस दिया, अवसर दिया है, ये मुझे इस प्रकार का अवसर दिया है कि मैं अपने भारत की संतान का, भारत की संतति का, ये भारत के जो पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, और जो कई पीढ़ियाँ, 3-4 पीढ़ियाँ जो भारत की हैं यहाँ, उनकी मैं सेवा कर सकूँ। तो ये सेवा की एक भावना थी मेरे अंदर।
मेरे अंदर एक स्वार्थपरता नहीं थी। मैं भी आया था 3 साल आराम से विश्राम पूर्व सुख सुविधा पूर्वक पोर्ट स्पेन में बैठता अपने कार्यालय में ऊंचे भवनों में और चला जाता लौट के। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ से देश का ऐसा, ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कार्य क्या है। पद्मा पाटिल जी तो आके देख चुकी हैं इस कार्य को कि किस प्रकार मैंने काम किया है। उन गाँवों में भी गई हैं, कुछ गाँवों में। तो मैं कहता हूँ ऐसी प्रोफेसर वास्तव में बहुत अच्छी प्रोफेसर पद्मा पाटिल, बहुत ही मिलनसार हैं, बड़ी उदार हृदय हैं और बड़े सब लोग ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनका सम्मान करते हैं। अभी भी सब उनको याद करते हैं और हम चाहते हैं कि कभी उनको विश्वविद्यालय फिर हमारे भारतीय विद्या संस्थान के किसी भी उत्सव पर, किसी पर्व पर भेजे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि आके प्रेरणा देते हैं ऐसे बहुत कम होते हैं। लेकिन जो अपने अहंकार को रखते हैं, जो अपने अहमन्यता को रखते हैं, जो अपनी केवल अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कुछ कार्य नहीं बनता है। तो पद्मा पाटिल जी आई थी तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात थी। तो उन्होंने देखा कि हमने किस प्रकार से, मैंने सपरिवार, मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, सबने सपरिवार या मेरे शिष्यों ने, ये सब निस्वार्थ रूप से सेवा किए, तभी हिंदी का वृक्ष हमने खड़ा किया। आज ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हिंदी समझने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब उस समय कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में जब पद्मा पाटिल जी आई थी तो इन सब के जो व्याख्यान हिंदी में हुए थे और यहाँ की जनता ने उनकी सराहना की थी। यहाँ की जनता ने देर तक बैठकर, रात तक बैठकर उनके भाषणों को सुना था, सराहा था। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग जो है हिंदी नहीं समझते। एक दूसरी बात है कि वो धारा प्रवाह हिंदी नहीं बोल सकते। तो हमने यहाँ पर हिंदी की, जो मैंने काम किया वो किया कि हिंदी को सुव्यवस्थित रूप दिया और उसके लिए भारतीय विद्या संस्थान की स्थापना की। क्योंकि जैसा अपने भारतीयों के अंदर है कि अगर 4 लोग हैं तो 5 उनके मत होते हैं। जेते गढ़ थे मता वाली कहावत यहाँ पर भी है और यहीं पे नहीं, ज्ञाना सुनाम हर देश में मैंने देखा ही। तो लोग अपने अपने मत लेके चलते हैं, कोई एक मत होकर चलते नहीं। तो यहाँ पर भी स्थिति थी कि कोई आर्य समाजी था, कोई सनातनी था, कोई पौराणिक था, कोई शिवनारायणी था, कोई कबीरपंथी था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था। तो ये बड़ी समस्या थी मेरे सामने। तो जब हम कोई भी भवन लेते थे हिंदू महासभा का, सनातन धर्म सभा का, तो हमको अन्य लोगों की समस्या होती थी वो आने में। और जब उनकी भवन लेते थे तो सनातन धर्म के लोग या और धर्म के लोग आने में वहाँ पर संकोच करते थे। इसलिए फिर भारतीय उच्चायुक्त महोदय के परामर्श से फिर मैंने ये कार्य किया आगे बढ़कर कि मुझे तो काम करना था, मुझे तो साधन स्वयं जुटाने थे, तो मैं रुकने वाला व्यक्ति नहीं था। मैंने उसको फिर उन सब की परामर्श से भारतीय विद्या संस्थान की स्थापना हुई। एक ऐसा संयुक्त मंच तैयार किया जिस पर कि हर विचारधारा का, हर कहना चाहिए विचारधारा और किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति वहाँ पे आ सकता है। तो भारतीय विद्या संस्थान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, अश्वेत लोग, श्वेत लोग, चाइनीज, ये सब प्रकार के व्यक्ति आए और आते हैं। तो एक ऐसा मंच बन गया, ये सार्वजनिक मंच बन गया, एक समन्वित मंच बन गया। तो भारतीय विद्या संस्थान ने हिंदी की परीक्षाओं को सुचारू रूप से व्यवस्था करना आरंभ की। तो हमारे पास हिंदी वर्णबोध, हिंदी साहित्य सरोवर 2 वर्ष और फिर इसके पश्चात जो हिंदी साहित्य भूषण की परीक्षाएं होती हैं। हम लोगों ने लंदन की जनरल, वो GC जो कहलाती है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, वो ऑर्डिनरी लेवल्स जो हाई स्कूल स्तर का होता है, और जो